नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर भारत के प्रमुख अभिलेख भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने अभिलेखों का अध्ययन है या फिर इतिहास जानने के स्रोत है, इसके अलावा इनके भारत के प्रमुख अभिलेख हैं, इनका अध्ययन किस में किया जाता है, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली थी। इसके साथ ही हमने ऐतिहासिक प्रमुख रूप से हाथी गुफा अभिलेख, एरन अभिलेख, नासिक अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख की सविस्तार जानकारी ली। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं भाग 2 अर्थात भारत के प्रमुख अभिलेख पार्ट 2 के अंदर हम भारत के अन्य इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रयाग स्तंभ लेख। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले भी बात हम जान चुके हैं कि कोई भी स्तंभ लेख हो, अभिलेख हो, गुहा लेख हो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए वो कहाँ पर आया हुआ है। तो प्रयाग स्तंभ लेख यह पड़ता है यूपी के अंदर। प्रयाग पड़ता है यूपी के अंदर, तो यह अपने को लेख मिला है यूपी से। दूसरी बात कि जो हम लेख पढ़ रहे हैं, अभिलेख पढ़ रहे हैं, वो किस शासक से संबंधित था, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है साथियों, ये बताया जाता है शासक समुद्रगुप्त से संबंधित। समुद्रगुप्त से संबंधित, समुद्रगुप्त से संबंधित ये अभिलेख हमें जानने को मिलता है, इसकी डिटेल जानने को मिलती है। और बताना चाहता हूँ साथियों कि जो गुप्त काल है ये भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर जो ये गुप्त शासन है, इन्होंने अपनी कीर्ति चहुं दिशाओं के अंदर फैलाई थी। बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो समुद्रगुप्त का समय जो देखने को मिलता है, शासनकालीन समय, यह 335 ईस्वी से लगाकर 375 ईस्वी तक का समय देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था समुद्रगुप्त। अब हम बात करते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो मित्रों, प्रयाग स्तंभ लेख में जो हमें विवरण पढ़ने को मिलता है इस स्तंभ लेख से, वह है कि समुद्रगुप्त की संपूर्ण विजय। समुद्रगुप्त जो महान शासक बताया जाता है गुप्त वंश का, इसकी संपूर्ण विजय की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? प्रयाग स्तंभ लेख के माध्यम से पढ़ने को मिलती है। साथ ही समुद्रगुप्त की जो ऐतिहासिक जो साम्राज्य विस्तार नीतियां हैं, साम्राज्य विस्तार नीतियों के बारे में भी हमने नीतियां जो पढ़ने को मिलती हैं वो भी हमें प्रयाग स्तंभ लेख के जरिए ही पढ़ने को मिलती हैं। 2 से 3 नीतियां पढ़ने को मिलती हैं, जिसके कारण समुद्रगुप्त ने समूचे भारत के ऊपर अपना आधिपत्य बना लिया था, अपने शासन का लोहा मनवा लिया था। इनकी प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं, उनका थोड़ा सा हम संक्षिप्त विश्लेषण कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार तो जो संपूर्ण भारत में बताया जाता है, इनकी सबसे पहली जो नीति देखने को मिलती है, इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो नीति देखने को मिलती है, इसे राजप्रशभोधरण नीति के नाम से जाना जाता है। तीसरी नीति जो बताई जाती है समुद्रगुप्त की, वह है सर्वदानाज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। डिटेल थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के बारे में रखनी चाहिए। कई बार सवाल आए भी हैं, कितने साम्राज्य को जीता, यह भी पूछा जा सकता है आपको। तो बता देता हूं कि ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात समुद्रगुप्त की पहली साम्राज्य विस्तार की जो नीति है वो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है। कहीं पर भी शत्रु सैनिक या शत्रु राजा के ऊपर आक्रमण करने के बाद में उस राजा का समूचा धन दौलत और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको छीन कर उस राजा को कंगाली की हालत में प्राण दान में दे देना, इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से
जाना जाता है, अर्थात उस राजा को कंगाली की हालत में जीवन दान दे देना, उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैं और बता देता हूं कि भारतीय इतिहास या राजस्थान इतिहास अपनी कड़ियों के साथ में पढ़ा जाता है। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, कड़ी भी आगे बढ़ती है और सविस्तार विस्तृतपूर्ण से हमें ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है, जिसके कारण हमारा जो जीके का फैक्ट है वो बहुत ही मजबूत बन जाता है। तो कड़ियों के साथ में अपने को अध्ययन करना है भारतीय इतिहास का। दूसरी नीति जो देखने को मिलती है, इसे राजप्रशबोधरण नीति के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट दूसरा रूप अगर इसे हम देखें तो इसे लौह और रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति के नाम से भी जाना जाता है। लौह और रक्त की नीति होती क्या है तो बता देता हूं कि लौह और रक्त की नीति अर्थात जहां कहीं भी अटैक किया जाता है शत्रु सैनिक राजा के ऊपर, समूचे वंश को खत्म कर देना, उस राजा के सगे संबंधियों को भी खत्म कर देना, कौन सी नीति कहलाती है? राजप्रशबोधरण नीति के नाम से जाना जाता है। चूंकि समुद्रगुप्त उत्तर भारत का शासक था, दक्षिण के अंदर भी इसने बहुत सारे राज्यों को जीता था। चूंकि उत्तर भारत का राजा अगर दक्षिण भारत के ऊपर अटैक करता है तो उत्तर भारत के अंदर उसकी राजनीतिक स्थिति जो है वो डावाडोल हो जाती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति सबसे ज़्यादा अनुगृहित की थी? उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त दक्षिण में सर्वदा हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी नीति की संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, सर्वदाना ज्ञाकरण नीति। अब कई सारे राजा ऐसे होते थे जो युद्ध करने से पहले ही भयभीत हो जाते थे, युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते थे, और कई तो ऐसे होते थे जो लड़ने से पहले अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी, अपनी जितनी भी जो धन दौलत वैभव है सब कुछ अटैक करने वाले राजा के चरणों में अर्पित करके उसकी आज्ञा की पालना करने या फिर उसका जो आदेश है उसको मानने के लिए घुटनों पर बैठकर उसकी आज्ञा का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हो जाता था। उसे सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। साथियों, प्रयाग स्तंभ लेख जिसमें समुद्रगुप्त की तुलना तंबुरु से की है, नारद से की है, और इंद्र का जो मान है मर्दन करने वाला भी बताया गया। चूंकि इसी स्तंभ लेख के अंदर समुद्रगुप्त जो है इसे 100 युद्धों का विजेता भी बताया जाता है। तो साथियों, हमने प्रयाग स्तंभ लेख के जरिए समुद्रगुप्त की संपूर्ण डिटेल जान ली है। हालांकि पूरी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें पढ़ने को मिलेगी गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य के समय। हमने संक्षिप्त जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं अगले अभिलेख के बारे में। तो अगला जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है उसका नाम है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। नानाघाट अभिलेख में ज़्यादातर हमें पढ़ने को मिलता है, ये जो अभिलेख हमें मिलता है ये MH महाराष्ट्र से नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख के जरिए किसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है तो नाम आता है नागानिका। नागानिका शासक का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही इस नानाघाट अभिलेख से हमें जो बड़े पैमाने की डिटेल पढ़ने को मिलती है उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा की ऐतिहासिक जानकारी व पत्नी का वर्णन हमें इस नानाघाट अभिलेख से पढ़ने को मिलता है। इतनी सी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती, चूँकि साथ ही मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत के अंदर जितने भी वंश हुए हैं उनके जो सम्राट हैं वो अपना नाम जो है नाम से पहले अपने पिता का नाम आगे रखते थे सरनेम के उपलक्ष्य में।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं कि भारतीय क्रिकेटर की एक रीढ़ की हड्डी रही जिसे सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर का जो पूरा नाम बताया जाता है रमेश सचिन तेंदुलकर। यहाँ रमेश से आशय सचिन के पिताजी से। चूंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि ये जो सातवाहन वंश हुआ है, इनके शासक जो भी हुए हैं अपने नाम में जो सरनेम होता है उसमें हमेशा अपनी माता का नाम सर्वप्रथम रखते थे। जैसे गौतमी माता का नाम और इसके पुत्र का नाम सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात विशिष्ट पुत्र पुलवामी। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे शासक का नाम भी मैंने बता दिया। नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। नाना घाट अभिलेख के बाद में अगले अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नाम है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर अभिलेख साथियों ध्यान रहे, मैं ये जो चीज़ ओरल रूप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अपने नोट के जरिए इसको कंटेस्ट करना है या फिर कहीं पर भी अपनी डायरी में इसको जरूर उतार लेना, क्योंकि जो चीज़ नहीं लिखी जाती है उसके अलावा जो ओरल रूप में बताई जाती है वही भी कई बार अपने लिए टेढ़ी खीर बन जाती है। और अब हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख के बारे में। मंदसौर अभिलेख अपने को मिला है MP मध्य प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है मंदसौर का अभिलेख। और इसमें जिस शासक का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है उसका नाम है यशोधर्मन नामक एक शासक का वर्णन पढ़ने को मिलता है। और इसे दूसरा जो नाम मिला है इसे विष्णुवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसे विष्णुवर्धन के नाम से जाना जाता है चूंकि इनका वंश कौन सा बताया जाता है। बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी इस शासक के बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलती हैं। जैसे ही गुप्त वंश खत्म होता है उसके बाद में कुछ समय के लिए इसकी ऐतिहासिक जानकारी अपने सामने आती है। और यशोधर्मन जो है ये ओलीकर वंश का बताया जाता है। ओलीकर इसका वंश बताया जाता है। भारतीय इतिहास में इसकी बड़ी जानकारी हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। साथियों मंदसौर अभिलेख में हमें और क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन के सैन्य अभियान यशोधर्मन के सैन्य अभियानों का वर्णन हमें इसके जरिए पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि साथियों अभिलेख भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी है, सूत्रधार है, स्रोत के रूप में कई बार सवाल निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आगे जितने भी कंपटीशन होंगे इसके लिए अपने लिए बहुत ही एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि जो प्रतियोगिताधारी हैं उनका जो क्रम है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली होने वाले हैं साथियों। और मैं आपसे एक आपके निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम जोधपुर के अंदर घुसते हैं तो डिफेंस एरिया के अंदर एक डिफेंस एरिया जहां पर भी है वहां पर एक चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है कि कट हार्ड विद डीपली, अर्थात हमें शत्रु को समाप्त करना है गहराई से। तो अपने को जो तैयारी करनी है वो गहराई भरी तैयारी करनी है, नाम मात्र की तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि बाय द वे एक भी सवाल अगर अंडरकास्ट नीचे से पूछा गया, डीपली पूछा गया, तो हो सकता है अपना बंटाधार। आगे बढ़ते हैं अगले अभिलेख के बारे में। नाम है इसका ऐहोल का अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऐहोल अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐहोल अभिलेख हमें मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें पुलकेशिन द्वितीय, कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय शासक का नाम बताया जाता है पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश का बताया जाता है, तो नाम बताया जाता है चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें विवरण की, ऐहोल अभिलेख का विवरण क्या पढ़ने को मिलता है, तो इसमें सम्राट हर्षवर्धन वशेज पुलकेशिन
द्वितीय। सम्राट हर्षवर्धन वशेज पुलकेशिन द्वितीय जो हैं, इसके बीच में जो युद्ध होना बताया जाता है, इस युद्ध का नाम है आपके नर्मदा नदी का युद्ध। नर्मदा नदी का युद्ध, नर्मदा नदी का युद्ध के नाम से जाना जाता। कब लड़ा गया, सवाल पूछा गया है 634 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर विक्ट्री किसे हासिल हुई है, तो विक्ट्री बताई जाती है, विजय बताई जाती है पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध के अंदर क्या कर गया था, जीत हासिल कर गया था। और ये जो जानकारी है हमें ऐहोल अभिलेख के जरिए जानने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अभिलेख के बारे में। ऐहोल अभिलेख के बाद में अगला जो अभिलेख है उसका नाम है ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर का अभिलेख, ग्वालियर के अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। ग्वालियर का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो जगह का नाम मध्य प्रदेश। ग्वालियर का अभिलेख जो है इससे हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो साथियों ग्वालियर का अभिलेख जो है इसमें प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक मिहिर भोज के बारे में जानकारी। मिहिर भोज, मिहिर भोज जो किस वंश का बताया जाता है, प्रतिहार वंश का बताया जाता है। इसकी जानकारी हमें किस में पढ़ने को मिलती है, ग्वालियर अभिलेख में पढ़ने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभिलेख है इसमें हमें और क्या जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख के जरिए गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासकों का जानकारी, गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी हमें किस अभिलेख के जरिए पढ़ने को मिलती है, ग्वालियर अभिलेख। संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन साथ में बड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के समय। देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी कि अगर पूछ ले कि राजपूताना के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की दो प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए, तो गुर्जर प्रतिहार की जो प्रमुख दो शाखाएं हमें राजपूताना राजस्थान में देखने को मिलती हैं, उनमें सर्वदा सबसे पहले जो शाखा देखने को मिलती है उसे मंडोर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो शाखा देखने को मिलती है उसे भीनमाल के नाम से जाना जाता है। चूंकि मंडोर जो है यहाँ इस शाखा का, गुर्जर प्रतिहार शाखा का मूल पुरुष बताया जाता है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र का समय बताया जाता है 550 ईस्वी, और ये मूल पुरुष बताया जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। अगर पूछ ले कि प्रतिहार वंश का शाब्दिक उच्चारण क्या है, तो प्रतिहार वंश जो है यहाँ हम देख लेते हैं प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। चूंकि रामायण काल के अंदर माता सीता की रक्षा करने के लिए द्वारपाल का जिम्मा उठाया था लक्ष्मण ने, और इसके कारण इसे लक्ष्मण का वंशज भी बताया जाता है। अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को राम का प्रतिहार भी कहा गया है। चूंकि इतिहासकारों ने इनका दूसरा शब्दार्थ भी निकाला है, जिसमें बताया जाता है अरबों से रक्षा करने वाले, अरबों से रक्षा करने वाले प्रतिहार। चूंकि अपने को टू माइंड होना नहीं है, प्रतिहार परमार अलग है। प्रतिहार का अर्थ हो गया द्वारपाल, और परमार का अर्थ बताया जाता है शत्रु को मारने वाला, जिसका सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था डोड परमार वंश का विक्रमादित्य, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो आपके मालवा का शासक था। ठीक है, बात करते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इसका मूल पुरुष बताए जाते हैं मंडोर, जिसे मंडोर, मंडोवर, मांडव्यपुर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 33 कोटि देवताओं की शाल, इसके साथ में नागाद्री नदी, अहिसेल पर्वत, और इसके साथ में पंच पीरों की मूर्तियां भी बहुत दर्शनीय स्थल के रूप में देखने को हमें मिलती हैं। चूंकि यहाँ पर जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं ये है महामारू शैली के प्रसिद्ध मंदिर है। चूंकि मंडोर जो है ये राठौड़ वंश के शासकों के देवल के रूप में जाना गया। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो देवल हमें देखने को मिलता है उसका नाम है अजीत सिंह का देवल। फिर बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतिष्ठित राजा कौन हुआ, तो भीनमाल जालोर से संबंध रखने वाले राजा का नाम बताया जाता है नागभट्ट प्रथम।
इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बताया जाता है, जिसने मेड़ता को सबसे पहले मेड़ता को बसाने का जो नाम आपके सामने आता है, इसे नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। एक बार सवाल पूछा गया कि मेवाड़ का वह शासक जो नागभट्ट का समकालीन शासक बताया जाता है, जिसे बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगला जो अपना अभिलेख हम पढ़ने वाले हैं उसे ग्वालियर अभिलेख के बाद में अगला जो और एक अभिलेख जिसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें थोड़ी सी जानकारी हटके है। ऑलरेडी हमने जूनागढ़ अभिलेख पढ़ लिया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हटकर जानकारी दी गई है, इसका भी वर्णन करना बहुत ही जरूरी है। तो अगला जो अभिलेख हमें पढ़ना है नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं, किस शासक से संबंध रखता है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है ये पड़ता है गुजरात। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, GUJ गुजरात में पड़ता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, यह जानकारी है आपके स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। और स्कंदगुप्त द्वारा हूणों का कठोरता पूर्वक दमन करना, हूण जो जाति है, हूणों का कठोरतापूर्ण विरोध करने का वर्णन हमें किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। और बता देता हूं, स्कंदगुप्त जो है इसके समकालीन भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्कों का दौर आया था स्कंदगुप्त के समय। और स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त वंश की स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति साथियों डावाडोल हो गई और दूसरे वंशों का प्रभाव जो है भारत के शासन पर आन पड़ा। अब जूनागढ़ अभिलेख के बाद में अगला जो अभिलेख है उसे भीतरी गांव का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भीतरी गांव अभिलेख। भीतरी गांव अभिलेख जो है यह पड़ता है यूपी के अंदर। कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है भीतरी गांव का जो अभिलेख है। भीतरी गांव का जो अभिलेख है साथियों, यह संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का बताया जाता है। यूपी के गाजीपुर में पड़ता है, गाजीपुर जिला है उसमें पड़ता है एक गांव जिसे भीतरी गांव के नाम से जाना जाता है। अब भीतरी गांव का जो अभिलेख है साथियों, इसमें भी डिटेल आपके स्कंदगुप्त की हमें पढ़ने को मिलती है। और स्कंदगुप्त द्वारा पुष्पमित्रों व हूणों का सफलतापूर्वक विरोध का डिटेल हमें भीतरी गांव अभिलेख से पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है वो साउथ का अभिलेख है। साउथ के जो प्रमुख राजवंश जैसे पांड्य वंश है, पल्लव वंश है, इसके साथ में चोल वंश है आदि। इन वंशों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो वंश हमें देखने को मिलता है उसका नाम है चोल वंश। चोल वंश से संबंध रखने वाला जो दक्षिण भारत का अभिलेख है उसे उत्तर मेरूर का अभिलेख कहते हैं। अगला अभिलेख उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है ये मिला है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से हमें उत्तर प्रदेश का यह अभिलेख मिला है। चूंकि तमिलनाडु के अंदर शक्तिपीठों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्तिपीठ है उसे, जो मंदिर है माता का, उसे मीनाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो माता पार्वती का मंदिर है। और यहीं पर त्रिमुख शिव की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अगर पूछ ले कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति हमें कहाँ ज़्यादा वजन में पत्थर के रूप में, तो वो हमें एक तो
मीनाक्षी टेम्पल में देखने को मिलेगी, और दूसरा जोधपुर के स्थानीय गांव जिसका नाम खेजड़ला है, खेजड़ला के बेसाद माता मंदिर के अंदर त्रिमुख मूर्ति का जो शिव की मूर्ति है उसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो उत्तर मेरूर जो तमिलनाडु से है, इसमें चोल वंश का एक प्रतापी सम्राट हुआ, चोल वंश, जिसका नाम है परांतक। परांतक नाम का राजा है। इसका वर्णन हमें जो उत्तर मेरूर अभिलेख में पढ़ने को मिलता है। चूंकि ऐतिहासिक जानकारी बात करें डिटेल सहित अगर पढ़ना मिले अपने को चोल वंश के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा बताया जाता है राजराज प्रथम। राजराज इसकी उपाधि बताई जाती है। राजराज जो प्रथम है, इसने तंजौर स्थित वृद्धेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ शैली के अंदर उत्कृष्ट एक नमूना देखने को मिलता है स्थापत्य कला का। और दूसरा इंपॉर्टेंट राजा देखने को मिलता है, इसका नाम है राजेंद्र चोल। चूंकि दक्षिण भारत के राजाओं ने उत्तर भारत को नहीं देखा, चूंकि उत्तर भारत में सबसे पवित्र नदी बहती थी गंगा नदी, तो गंगा नदी को देखने के उद्देश्य से राजेंद्र चोल ने गंगा के प्रवाह क्षेत्र के ऊपर अटैक किया, जो क्षेत्र पड़ता है बंगाल, और बंगाल के ऊपर जब अटैक किया तो बंगाल में शासन करने वाला वंश था पाल। पाल वंश के शासकों को हराकर गंगा के क्षेत्र को जीत लिया। इसलिए राजेंद्र चोल ने जो उपाधि धारण की, इसे गंगे कोंड चोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपके उत्तर मेरूर का अभिलेख है, इसमें चोल वंश की संपूर्ण जानकारी पढ़ने को मिलेगी। चोल वंश की जो संपूर्ण जानकारी है, यह हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से पढ़ने को मिलती है। बात करें कि चोल वंश की भारतीय इतिहास में चोल वंश की क्या देन है देखने को मिलती है, तो साथियों स्वशासन व्यवस्था, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्राचीन काल में चोल वंश से शुरू मानी जाती है। नंबर 2, नटराज शिव की जो प्रतिमा है, ये चोल वंश की देन है। नंबर 3, अगर सेना की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो प्राचीन भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध मजबूत जो नौसेना का बेड़ा बताया जाता था, यही चोल वंश से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मेरूर का अभिलेख है, उसके बाद में जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है उसे मेहरौली अभिलेख के नाम से जाना जाता है। मेहरौली अभिलेख जो है, ये वर्तमान दिल्ली में पड़ता है, और इसमें हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसका वर्णन हमें किस में पढ़ने को मिलता है, मेहरौली स्तंभ लेख के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। अब मेहरौली स्तंभ लेख के अंदर जो डिटेल हमें पढ़ने को मिलती हैं, वो मिलती हैं गुप्त वंश के सैन्य प्रकरण का वर्णन हमें मेहरौली स्तंभ लेख में पढ़ने को मिलता है। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस आक्रमणकारी जाति का दमन किया है, उसका नाम बताया जाता है शक जाति का कठोरतापूर्ण दमन करके उसे आउट ऑफ इंडिया खदेड़ने में सफलता प्राप्त करने के बाद में जो उपाधि अंगीकार की, इसी के नाम इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। भारतीय इतिहास के अंदर टोटल कितने विक्रमादित्य नाम की उपाधि अंगीकार करने वाले राजा बताए जाते हैं, तो कुल राजा बताए जाते हैं आपके 14 राजा बताए जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि अंगीकार करने वाले। मेहरौली अभिलेख के बाद में अगला अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, उसका नाम है बिलसद का अभिलेख। बिलसद का अभिलेख है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। बिलसद का जो अभिलेख है, इसमें किस शासक की जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, तो इसमें डिटेल पढ़ने को मिलती है कुमारगुप्त।
किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है। कुमारगुप्त जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, अश्व महेंद्र इसकी उपाधि बताई जाती है। कुमारगुप्त की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है बिलसद के अभिलेख में। चूंकि अगर विवरण की बात करें तो गुप्त वंशावली का वर्णन हमें किस अभिलेख के जरिए पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है बिलसद का अभिलेख। वंशावली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंश का सबसे प्रथम संस्थापक जो देखने को मिलता, वास्तविक संस्थापक अलग था, उसका नाम श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम को ही इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बताया जाता है। तो पहला श्रीगुप्त हो गया, दूसरा घटोत्कच हो गया, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चौथा आपके बताया जाता है समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में नाम आता है आपके कुमारगुप्त के नाम के बाद में आता है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद में अगर अंतिम राजाओं के बाद नाम करें तो इसमें पुरुगुप्त है, बुधगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है, भानुगुप्त। ये शासकों का वंशावली हमने आपके सामने रखा। थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। कुमारगुप्त जो हैं, इसका धार्मिक रवैया बड़ा था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, चूंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक जो बताया जाता है कुमारगुप्त को बताया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये 3 मंजिल में बना हुआ था। यहाँ शिक्षा अर्जित करने वाले टोटल जो विद्यार्थी बताए जाते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया से आते थे, कुल 10,000 से 15,000 इनकी तादाद बताई जाती है। बात शिक्षकों की करें तो यहाँ जो शिक्षक कार्यरत थे वो आपके लगभग 1500 से अधिक शिक्षक बताए जाते हैं। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर तर्कशास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, जादू टोना है, गणित हैं, और इसके साथ में बहुत सारी गतिविधियों का अध्ययन करवाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगृह बिहार में पड़ता है। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो अगर बात करें पुस्तकों की, तो अगर पुस्तकालय की बात करें तो यहाँ पर जो पुस्तकें लिखी गई थी लगभग 1 लाख। यह पुस्तकें ताड़ के पत्तों पर ये पुस्तकें लिखी गई। जब अटैक करता 1398 के अंदर बख्तियार खिलजी और एक जलती हुई मिसाल इस पुस्तकालय में फेंक देता, तो इतिहासकार कहते हैं कि इस पुस्तकालय से लगभग 6 महीनों तक निरंतर धुआं निकलता रहा था। ये डिटेल है नालंदा विश्वविद्यालय की। अगर बात करें आपके विदेशी आपके विद्यार्थियों की, तो इनमें चीनी यात्रियों का नाम ऐतिहासिक जानकारी के साथ में निकलता है, जिनमें नाम आता है आपके हेनसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है आदि विदेशी यात्रियों ने यहाँ शिक्षा अर्जित की थी। अब बिलसद का अभिलेख, इसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है इसका नाम है अयोध्या का अयोध्या का जो अभिलेख है इसमें हमें किस शासक की जानकारी मिलती है? तो शासक का नाम आता है धनदेव का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। चूंकि इसमें अगर बात विवरण की करें साथियों, तो विवरण किसका हमें पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है पुष्यमित्र शुंग जो चीन से वंश बताया जाता है, शुंग ब्राह्मणों का एक वंश बताया जाता है, जिसने मौर्य साम्राज्य को खत्म करके नया राजवंश की स्थापना करने वाला शुंग वंश। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं, एक समय राज्यपाल हुआ करता था, और राज्यपाल जिस समय था तो इसकी डिटेल बताई जाती है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हमें अयोध्या के अभिलेख से पढ़ने को मिलता है। साथियों, इस चैप्टर के जरिए हमने भारत के प्राचीन अभिलेखों के बारे में सविस्तार जानकारी, मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसकी एक भी ऐतिहासिक जानकारी आपसे मसरूक नहीं रखूं मैं। साथियों, इस महामारी के दौर के अंदर हमें सुरक्षित रहना, घर पे रहना, सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबसे ज़्यादा बिजी रहो, आप पढ़ाई के अंदर बिजी रहो, ऐसी मेरी मनोदशा है और मेरा मानना। साथ ही बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच।